प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धि अहंकार मन ये भी जड़ हैं, इसलिए चित्त भी जड़ है। लेकिन इस चित्त में चेतना का अनुभव जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, उसके संयोग के कारण आ जाता है। जैसा कल मैं उदाहरण बता रहा था, जैसे लोहा वास्तव में स्वाभाविक रूप से गर्म नहीं होता है, लेकिन आग के संयोग में हम कहते हैं लोहे ने हाथ जला दिया। वास्तव में तो आग ने हाथ जलाया है, लेकिन उस आग के संपर्क में लोहा भी आग बन गया है। ऐसे ही पुरुष जो चैतन्य है, उसके संपर्क में जड़ प्रकृति से उत्पन्न जो चित्त है वो भी चैतन्य युक्त हो जाता है। तो कल हमने चित्त की अवधारणा पढ़ी। अब आपके पाठ्यक्रमों को मैं देख रहा था, तो अब अगला जो विचार आज हम करेंगे, चित्त की भूमियां और उसके बाद चित्त की वृत्तियां। ये जो भूमि शब्द है ना, ये यदि हम कहें तो एक तरह से लेवल, ग्राउंड, अवस्था, स्टेज, ये सब हम शब्द दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति सत्व, रजस और तमस, इन्हीं तीनों गुणों का मेल है। सत्व, रजस और तमस वाली प्रकृति से बनने वाला जो चित्त है वो भी सत्व, रजस और तमस से युक्त है। और इसमें जो है, कभी सत्व का आधिक्य हो जाता है, कभी सत्व गुण अधिक हो जाता है, तो कभी रजोगुण अधिक हो जाता है, तो कभी तमोगुण अधिक हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन इन तीनों गुणों का परिवर्तित होता रहता है। तो इस अवस्था में चित्त की जो भूमियां हैं, चित्त के जो ग्राउंड्स हैं, चित्त के जो लेवल हैं, चित्त के जो स्तर हैं, चित्त की जो स्टेजेस हैं, वो भी बदलती रहती। इन्हीं स्टेजेस को योग दर्शन में भूमि कहा गया है कि अब चित्त आपका किस भूमि पर है, किस लेवल पर है, किस स्तर पर है। तो आज हम चित्त की भूमियों पर विचार करेंगे कि चित्त की कितनी भूमियां होती हैं और किस भूमि में, किस स्टेज में, किस अवस्था में चित्त किस प्रकार का व्यवहार करता है। सो मैं समझता हूं कि जिनको ज्वाइन करना था वो सब ज्वाइन कर चुके हैं। सो आर यू रेडी टू गो अहेड? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं इतनी अपेक्षा आपसे, इतनी आशा करता हूं कि कल जो हमने चित्त की अवधारणा आपके सामने स्पष्ट की, उससे आप परिचित हैं कि चित्त क्या है। चलिए, तो अब मैं बिल्कुल आई सर। विल शेयर माय स्क्रीन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है और इस पर लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो कल हमने जहां अपना पाठ समाप्त किया था वो ये था कि हमने ये जाना था कि बुद्धि, अहंकार और मन, जिसे सांख्य में अंतःकरण कहा जाता है, योग दर्शन में उसी के लिए चित्त शब्द का प्रयोग किया है। आज हम चित्त की भूमियों पर विचार करते हैं। तो योग दर्शन के अनुसार चित्त की 5 भूमियां हैं। भूमियां मैंने आगे इस शब्द में अथवा अवस्था है, आप स्तर भी कह सकते हैं। आप कहेंगे जी क्या चीज है? वास्तव में चित्त जो है ना, वो ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, देखता है, जानता है, समझता है। थ्रू आवर आईज, हमारी जो आंखें, हमारे जो बाह्य जो साधन है,
बाह्य करण है, इन बाह्य करणों के माध्यम से हमारा अंदर का जो चित्त है ना, वो बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करता है। तो ये फोकस का जो लेवल है, फोकस की जो डिग्री है, कितना हम फोकस, क्या स्तर है, क्या अवस्था है, क्या ग्राउंड है, क्या भूमि है। क्योंकि हर एक एक हम किसी भी व्यक्ति का चित्त जो है ना, वो अलग अलग समय पर चीजों पर अलग अलग तरह से फोकस करता है। जैसे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, तो आपका चित्त मेरे द्वारा जो शब्द उच्चरित किए जा रहे हैं, जो बोला जा रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। कई बार इतना फ्लक्चुएट भी करता है कि आप मेरी बात सुनते सुनते कुछ और भी सोच सकते हैं। घर में बैठे हैं तो कोई और कार्य आपको स्मरण में आ सकता है, चित्त वहां जा सकता है। तो चित्त की जो अवस्था है, चित्त के फोकस का जो लेवल है, वो परिवर्तित होता रहता है। और योग दर्शन ने इस परिवर्तित होने वाली जो अवस्था है चित्त की, इसको भूमि कहा और इसके 5 स्तर बताए। इसलिए मैंने अंग्रेजी में एक वाक्य भी डाल दिया जिससे कि आप लोग समझ सकें। अंग्रेजी के व्याख्याकार जब योग की इन भूमियों को बताते हैं, तो देयर आर 5 डिफरेंट डिग्रीज और लेवल्स ऑफ फोकस ऑफ माइंड। तो अब आप समझ गए हैं कि वास्तव में चित्त के किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको वो जान रहा है, उसको जानने का स्तर कितना है, कितना फोकस हो रहा है। कई बार हम पढ़ाई करते हैं तो पूरे फोकस्ड हो जाते हैं। कई बार पढ़ाई करते करते चित्त जो है ना, कुछ और बातें भी सोचने लगता है। महाभारत की वो कथा आपको याद आती है जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कह रहे थे कि भाई, निशाना लगाने के लिए पेड़ पर एक चिड़िया बिठाई हुई थी, कृत्रिम चिड़िया जो स्थिर थी, और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। अब तो किसी किसी पांडव को या किसी किसी जो दुर्योधन आदि जो हैं, उनके भाइयों को, किसी किसी को तो पूरा का पूरा पेड़ दिख रहा था, फोकस में था। किसी को केवल चिड़िया दिख रही थी, अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी। तो वी फाइंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फोकस इन आवर माइंड। वो डिफरेंट डिग्रीज, वो डिफरेंट स्तर्स, वो डिफरेंट भूमियां या वो डिफरेंट अवस्था क्या है, उन्हीं को 5 भागों में विभक्त किया गया है योग दर्शन में। और वो 5 हैं क्या, देखिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो सामग्री मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, जो मैंने टाइप की है, ये सामग्री जैसे ही ये यूनिट पूरी हो जाएगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपके रेफरेंस के लिए चीज रखी रहेगी कि जब आप तैयारी करें तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई। चित्त की भूमि से क्या अभिप्राय है? मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया कि चित्त की भूमि अथवा अवस्था जब हम कहते हैं तो क्या अभिप्राय है हमारा। फोकस का स्तर कि चित्त किस लेवल तक फोकस कर रहा है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ऐसे 5 लेवल बता दी। तो जो पहला लेवल है, जो हम सामान्य मनुष्यों का होता है, वो क्षिप्त है। अंग्रेजी वालों ने इसके लिए ना वॉन्डरिंग, एक तरह से आप कहिए कि चित्त जो है ना, वो इधर उधर फेंका जाता हुआ। क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ।
चित्त फ्लक मतलब कभी यहाँ है कभी यहाँ है, थोड़ी देर इस पर फोकस हुआ फिर वहां चला गया, उस पर फोकस हुआ फिर वहां चला गया, उस पर फोकस हुआ, और बैठे बैठे मैं कोई एक विशिष्ट काम कर रहा हूं लेकिन एकदम चित्त में कुछ और बात आ गई और ध्यान वहां चला गया, जिसे हम कहते हैं ध्यान, कभी यहाँ ध्यान भटक रहा है। तो हम सामान्य मनुष्य जो है ना, थोड़ी देर तक चीजें, फिर सामान्य मनुष्यों की अवस्था यही रहती है। इसको हम जो है ना एक्सप्लेन यहाँ एक एक करके किया गया, ऊपर 5 नाम है, अब यहाँ हम देखते हैं क्षिप्त। देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूं ये पंक्तियां, जीवात्मा जिस अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से चलाता है उसको, उस अवस्था को क्षिप्त कहते हैं। अर्थात जहां चित्त बड़ी तीव्रता से एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे विषय पर, तीसरे से चौथे विषय पर जाता रहता है, वो क्षिप्त अवस्था है। और इसकी अंतिम पंक्तियों में आप देखेंगे इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। अर्थात जैसे हमने पता चला कि जैसे प्रकृति सत्व रजस तमस से बनी हुई है, या सत्व रजस तमस ही प्रकृति है, और उस प्रकृति से बना हुआ चित्त सत्व रजस और तमस से युक्त है, तो जब रजोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण के संदर्भ में हमने पढ़ा था ना, आपको याद है रजोगुण के हमने कुछ विशेषताएं बताई थी। कोई विद्यार्थी, किसी को छोटा मोटा स्मरण हो कि रजोगुण की क्या चर्चा हमने की थी स्वरूप के बारे में? हाँ, चंचल प्रकृति, वेरी गुड। तो जब चित्त में रजोगुण का प्राधान्य होगा, रजोगुण की प्राधानता होगी, तो चित्त की अवस्था वास्तव में वो चंचल अवस्था होगी। वो एक विषय से दूसरे विषय में तुरंत 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 तुरंत, इस अवस्था को, इस भूमि को योग दर्शन में क्षिप्त कहा गया है। चित्त की क्षिप्त भूमि, चित्त की क्षिप्त अवस्था। ऐसी स्थिति में होता है ना कि व्यक्ति का जब चित्त जो है ना वो बड़ा अस्थिर हो, बड़ा चंचल हो, गीता में आता ना, चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन कहते हैं ना कि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे इस अस्थिर चित्त को रोकना बड़ा दुष्कर है। इस तरह की चर्चाएं आती। तो चित्त की जो चंचल अवस्था है, जो अस्थिर अवस्था है, जहां चित्त एक विषय से दूसरे विषय में बड़ी तीव्रता से गति कर रहा है, ऐसी अवस्था को, ऐसी भूमि को योग दर्शन में क्षिप्त कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मूड। जैसा कि आप से चर्चा की कि चित्त सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों से युक्त है। तो जब, एक मिनट, संभवतः कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है जी। तो जब रजोगुण का प्राधान्य होता है, रजोगुण की प्रधानता होती है, और चित्त में चंचलता रहती है, चित्त में अस्थिरता रहती है, चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर बड़ी तीव्रता से भागता है, यह अवस्था तो क्षिप्त हो गई। लेकिन जिस अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, तब चित्त जो है ना, चित्त की जो अवस्था होती है ना, बड़ी डल स्थिति होती है। उस अवस्था में निद्रा, तंद्रा, आलस्य, चित्त की जब ये अवस्था है,
इस अवस्था को योग दर्शन में, चित्त की इसी अवस्था को योग दर्शन में मूढ़ अवस्था का, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए विद्वान लिखते हैं कंफ्यूज्ड, डोंट नो व्हाट टू डू। क्योंकि तमोगुण स्वभावतः भारी है और वर्णक है, रोकने वाला है। सत्वगुण स्वभावतः हल्का है, प्रकाशक है, सुखकारक है। रजोगुण स्वभावतः चंचल है, प्रेरक है, दुखकारक है। तमोगुण स्वभावतः भारी है, रोधक है, रोकने वाला है, अवरोधक है और मूढ़ता उत्पन्न करता है, मोहकारक है। तो जब हमारा चित्त तमोगुण की प्रधानता से युक्त होता है, उस अवस्था में चित्त ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने की अवस्था में बड़ा कंफ्यूज सा होता है, आलस्य से युक्त है। तो ये जो अवस्था है चित्त की, इसी को योग के आचार्यों ने मूढ़ अवस्था कहा, मूढ़ भूमि कहा। इस अवस्था में सत्व एवं रजोगुण अप्रधान रहते हैं। अप्रधान का मतलब है दबे रहते हैं, और तमोगुण की प्रधानता रहती है। अब हम अगली अवस्था पर विचार करेंगे। जी, नहीं, क्षिप्त करे, मैं मूड को कह रहा हूं, मूड के लिए कंफ्यूज लिखा। हाँ, हम्म, नहीं, उसको आप कंफ्यूज नहीं कह सकते। कंफ्यूज में तो आप जो है ना, आप कंफ्यूज में तो फोकस्ड है ही नहीं, आप, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे, यू डोंट नो व्हाट टू डू। और क्षिप्त अवस्था में तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, कभी ये करते हैं, कभी आप ये करते हैं, कभी ये करते हैं। यहां ये है कि आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्या न करें, वो अवस्था। इसलिए अंग्रेजी के लोगों ने ये शब्द दिया कंफ्यूज्ड। कई बार जो है ना, वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसलिए शास्त्र का हो नहीं सकता, इसलिए शास्त्र को मौलिक दृष्टि से पढ़ना पड़ता है। आपकी आवाज मुझे ना बहुत हल्की सुनाई दे रही है। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, चलिए चलिए, अब हम तीसरी अवस्था पर चल रहे हैं। ये जो तीसरी अवस्था है, एक बार देखूं, शायद कोई विद्यार्थी और ज्वाइन करना चाहता है। यस, तो चलिए, चित्त की जो तीसरी अवस्था है, तीसरी भूमि है, वो योग के आचार्यों ने उसको विक्षिप्त शब्द कहा। पहली अवस्था क्षिप्त थी, दूसरी अवस्था मूढ़ है, तीसरी अवस्था विक्षिप्त है। ये विक्षिप्त शब्द जो है ना, अपने में बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम समाज में सामाजिक दृष्टि से विक्षिप्त शब्द का प्रयोग किसी पागल व्यक्ति के लिए करते हैं कि ये तो विक्षिप्त है। ये उस सेंस में शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहां विक्षिप्त शब्द का मतलब है जिसमें से क्षिप्तता, विगत अर्थात थोड़ी सी निकल गई है, चंचलता जिसमें से थोड़ी समाप्त हो गई है, थोड़ी सी स्थिरता आ गई है। लेकिन थोड़ी समय के लिए स्थिरता रहती है और फिर जो है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर
तो ऐसी अवस्था को योग के आचार्यों ने विक्षिप्त अवस्था कहा। देखो शायद कोई और ज्वाइन कर रहा है। यस, इसलिए मैं यहाँ जो लिखा है वो पढ़ता हूं आपके सामने। आप देख भी रहे हैं कि जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है और चित्त में कुछ एकाग्रता आ भी जाती है, परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहा है। विक्षिप्त भूमि चित्त की। हमने, क्योंकि क्षिप्त था, क्षिप्त तो है एक विषय से दूसरे विषय पर, तीसरे ऐसे ऐसे। विक्षिप्त का मतलब है किसी एक विषय पर हमने थोड़ा उसे एकाग्र करने का प्रयत्न किया, वो एकाग्र हुआ, उसमें थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन आया, लेकिन किसी भी अन्य बाधक कारण से, भाई कोई बाधा पहुंच गई। नीचे लिखा भी है बाधक कारण बाह्य और आभ्यंतर नाम से दो प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई तीव्र शब्द आपके कान में पड़ा और आपका ध्यान भंग हो गया। आप बैठ करके अपना घर में कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं और आपको कुछ गंध आई रसोई में, मान लीजिएगा कि माँ हलवा बना रही है या कोई और चीज बना रही है, उसकी गंध आपके उसमें आई तो एकदम आपका जो पढ़ाई में मन एक थोड़ा आपने एकाग्र किया था, थोड़ा कंसंट्रेशन किया था ना, वो उस गंध के कारण भंग हो गया। कई बार आंतरिक अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाती हैं उनके कारण, कोई बाह्य कारण हो सकता है, कोई अंतः कारण हो सकता है। लेकिन इस अवस्था में होता क्या है कि चित्त थोड़ी देर के लिए किसी अभिमत विषय पर ठहर जाता है, उस पर कंसंट्रेशन उसका हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई बाधक कारण तुरंत मिला, बाधक कारण जरूरी नहीं बाह्य से, अंदर से भी आ जाता है, मन की कुछ और इच्छा हुई और बस थोड़ी देर में फिर ध्यान आपका जो कंसंट्रेशन किसी विषय पर हुआ था वो टूट गया। इसलिए आचार्यों ने इस अवस्था का व्याख्यान करते हुए जो बताया है कि इसमें यद्यपि सत्व गुण प्रधान होता है, क्योंकि सत्व की प्रधानता, सत्व जैसे जैसे ही चित्त में प्रधान होगा, चित्त में सत्व की मुख्यता होगी, सत्व बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति जो है ना वो ध्यानावस्थित हो जाता है, वो कंसंट्रेट कर सकता है विषयों पर, ऑब्जेक्ट्स पर, वो ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकता है कंसंट्रेशन के साथ, जैसे जैसे सत्व की प्रधानता होगी। तो विक्षिप्त अवस्था में सत्व प्रधान रहता है, तमोगुण गौण रहता है, परंतु कभी कभी प्रबलता से रजोगुण प्रकट होता रहता है। जिस रजोगुण की प्रधानता से चित्त की अवस्था क्षिप्त रहती है, वो अवस्था यहां आकर के थोड़ी विक्षिप्त का मतलब है उसमें थोड़ी विशिष्टता भी आ गई एक तरह से, कि थोड़ी स्थिरता आ जाती है सत्व की प्रधानता से। तमोगुण तो जो है ना वो गौण ही रहता है, अमुख्य ही रहता है, अप्रधान ही रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण फ्लक्चुएट करके बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से वो जो स्थिरता थोड़ी समय के लिए हुई थी, जो ध्यान केंद्रित हुआ था, वो टूट जाता है। इस अवस्था को योग शास्त्र में विक्षिप्त अवस्था गया है, चित्त की विक्षिप्त अवस्था है, जिसको नाम डिस्ट्रैक्टेड, अर्थात कहीं एक जगह फोकस हुआ था लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया, फोकस हुआ फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने फोकस्ड विषय से फिर निकल गया। सर यस, गौण मतलब जी बताइए। गौण गौण का मतलब तो छुपा हुआ ही होता है ना सर? गौण का मतलब है प्रेजेंट नहीं है जो। नहीं, प्रेजेंट ना कहें, गौण का मतलब है जो अमुख्य है।
अच्छा। तो भाई प्रधान का मतलब है जो ज्यादा है, गौण का मतलब है उसको आप कहें मतलब सर उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं शो हो रहा है। भाई कुछ एक समूह में कुछ लोग मुख्य हैं और कुछ गौण हैं। नेता मुख्य होता है, बाकी सब जनता जो है ना वो गौण है। गौण का मतलब है जिसका कोई मतलब बहुत महत्व नहीं। पीछे रहते हैं जो, मतलब। सेकेंडरी हाँ जी, सर। पीछे। आप सेकेंडरी कह सेकेंडरी। सकते हैं, राइट। एक प्राइमरी हो गया प्रमुख, और वो सेकेंडरी है। तो विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण प्राइमरी अवस्था में आ जाता है, वो प्रमुख अवस्था में आ जाता है। और तमोगुण बिल्कुल सेकेंडरी अवस्था में रहता है, रजोगुण भी सेकेंडरी अवस्था में। लेकिन कभी कभी रजोगुण प्रबलता से प्रकट होता है, तो सत्वगुण की जो प्राइमरी अवस्था है उसको एक तरह से चैलेंज करता रहता है। और उस चैलेंज करने के कारण बीच बीच में रजोगुण के प्रमुखता से प्रकट हो जाने के कारण चित्त जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट हुआ था किसी विषय पर, इसी अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा गया। अब आप क्रमशः देखिए, जहां रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण जो है ना प्राइमरी पोजीशन में है वो, और जहां सत्वगुण और तमोगुण दोनों ही सेकेंडरी पोजीशन में है, वो चित्त की अवस्था क्षिप्त अवस्था है। जहां तमोगुण प्राइमरी पोजीशन में है और हमारा रजोगुण और सत्वगुण ये सेकेंडरी पोजीशन में है, वो चित्त की अवस्था मूढ़ अवस्था है, मूढ़ भूमि है। एक मिनट में देखूं, संभवतः कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है। यस। अब देखिए तीसरी अवस्था क्या है कि सत्व प्रधान तो हुआ, सत्व प्राइमरी अवस्था में आया, तमोगुण जो है ना वो सेकेंडरी अवस्था में हो गया, रजोगुण भी सेकेंडरी में था। लेकिन ये जो सेकेंडरी लेवल पर रजोगुण है ये कभी कभी प्रबलता से सत्व गुण को अभिभूत कर लेता है, उसको ओवर पावर कर लेता है, और इसलिए ध्यान जो है ना वो भटक जाता है। तो इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा गया, विक्षिप्त विक्षिप्त भूमि कहा गया। ये जो तीन भूमियां हैं ये ऑर्डिनरी मनुष्यों की प्रायः चलती रहती हैं। ये आप समझिए, इनमें क्रमशः उत्तम उत्तम अवस्था है। पहली अवस्था तो, पहली दोनों अवस्थाएं तो बस ऐसी ही हैं। और जो तीसरी अवस्था है इसमें सत्वगुण का प्राधान्य है, सत्वगुण की प्रधानता है, इसलिए थोड़ी सी बेहतर अवस्था है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं से भी जो योग की अवस्थाएं हैं, जिन्हें योग प्राप्त करना चाहता है या योग के द्वारा जो चित्त की अवस्थाएं प्राप्त की जाने योग्य हैं या प्राप्त की जाने चाहिए, वो ये दो अवस्थाएं हैं। उनमें से पहली अवस्था जो चौथे नंबर पे है वो है एकाग्र, कंसंट्रेटेड। जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक से, वैराग्य से और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थिर कर लेता है, उस भूमि को, उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था वास्तव में संप्रज्ञात समाधि होती है। चित्त की इस अवस्था में चित्त जो है ना समाधिस्थ हो जाता है, और वो जो समाधि की अवस्था है उसको
संप्रज्ञात नाम दिया। हम समाधि पर हमारे पाठ्यक्रम में है, यथा समय समाधि के विषय में पूरे विस्तार से हम पढ़ेंगे। हमारी चौथी जो इस पेपर की जो चौथी इकाई है उसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात इन समाधियों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप सामान्य रूप से ये जान लें कि जो संप्रज्ञात समाधि है जिसमें हमारा चित्त एकाग्र अवस्था में होता है, वहां ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जो जानने वाला है, जिस ऑब्जेक्ट को जाना जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट के विषय में जो जाना जा रहा है, ये तीन अवस्थाएं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ये तीनों रहते हैं, इसलिए इसको संप्रज्ञात कहा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन के साथ जानने वाले का जिस पदार्थ को जाना जा रहा है उसका, उसके विषय में जो जाना जा रहा है, इन तीनों का बोध रहता है, भान होता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञाता और ज्ञान की स्थिति भी समाप्त हो जाती है, केवल ज्ञेय जो जान रहे हैं वही, उस पर वो असंप्रज्ञात अवस्था है। तो चलिए वो अवस्था, तो वो समाधि के संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस योग दर्शन के अनुसार चित्त की जो चतुर्थ भूमि है, जो चौथा लेवल है, जो चौथा स्तर है, जो चौथी अवस्था है, उसको एकाग्र अवस्था कहा। और इस अवस्था में सत्वगुण पूरी तरह से प्रधान होता है, रजस और तमस गौण हो जाते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं। और इस अवस्था में जिस भी विषय पर योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जिस भी विषय पर फोकस कर रहा है, उस पदार्थ के स्वरूप को जान लेता है, उसके यथार्थ स्वरूप का बोध उसे होने लगता है। और ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये भी, इसके भी 4 लेवल होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एकदम इन गंभीर विषयों में एक साथ नहीं घुसेंगे, नहीं तो फिर आपकी जिन विषयों पर, जिस चीज पर हम फोकस करना चाहते हैं वो थोड़ा हट जाएगा। समय के साथ उसको भी पढ़ेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं चित्त की अवस्थाओं पर। जी, ये जिसको जान रहे हैं, जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं। देखो, ज्ञाता तो जानने वाला है, और जिस ऑब्जेक्ट को आप जानना चाह रहे हैं वो ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब है जिसको जानने वाला जान रहा है। सपोज मैं, मान लीजिएगा कि सामने खड़े हुए किसी वृक्ष को देख रहा हूं, तो मैं तो जान रहा हूं, लेकिन वृक्ष मेरा ज्ञेय है। जिस पर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है वो ज्ञेय कहलाएगा। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो ज्ञेय कहलाएगा। समझ में आया? जी जी, वो ज्ञान तो, हाँ, उस जिसके ज्ञान तो वो विषय जो में हम आप कोई जान चीज रहे जान हैं रहे वही हैं, है। जिसकी नॉलेज नहीं, मिल रही है। जो ऑब्जेक्ट है उसको तो जे बोलेंगे, और बिल्कुल, जो जान रहे हैं वो हम उसको ज्ञाता ज्ञान है, बोलेंगे। और जो और उसको जो जानने जान का रहा है वो, साधन है वो ज्ञान है। यस, नॉलेज ग्रहण करने वाला ज्ञाता, जिसकी नॉलेज ग्रहण की जा रही है वो ज्ञेय, और जिस माध्यम से आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान, जो नॉलेज। चले हम आगे चले। यस सर।
तो अब हम चित्त की चौथी अवस्था के विषय में पहुंचते हैं। वो निरुद्ध अवस्था है जो योग का वास्तव में प्राप्तव्य है, जो योग का लक्ष्य है, जो हमने सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो ये जो है जिस अवस्था में योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें भी उसको दोष दिखाई देने लग जाते हैं। उस दोषों के कारण परवैराग्य उत्पन्न होता है। उस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं और यही अवस्था वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि है। एक सामान्य लौकिक उदाहरण से हम बात करेंगे। आप मान लीजिएगा पूरा ध्यान पूर्वक कहीं कंसंट्रेट, आपने एकाग्र होकर कोई कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उस एकाग्रता की अवस्था में भी आप जो कार्य कर रहे हैं, आप और जो कार्य संपादित किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उन सब का बोध आपको हो रहा है, लेकिन आप विशेष ध्यान से उसमें लगे हुए हैं। ये अवस्था वास्तव में एकाग्र अवस्था है। लेकिन निरुद्ध अवस्था इससे भी ऊंची अवस्था है जहां आपको अपना भी पता नहीं, केवल जिस कार्य को आप संपादित कर रहे हैं केवल वहीं सब कुछ फोकस्ड है। जहां आप चित्त जो अपने को भी भूल गया, केवल वो जो जिस पर फोकस किया था केवल वही। मान लीजिए योगी ने ईश्वर पर फोकस किया था तो फिर वो स्वयं को भी भूल गया। स्वयं जिस ईश्वर को वो जानना चाहता है, स्वयं जानता है ईश्वर जिए है, उस अवस्था में वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि अब ईश्वर के अतिरिक्त वो अपने को भी नहीं जान रहा है इस समय। वो अवस्था समाधि की, वो निरुद्ध अवस्था। ऐसा कई बार हमारे लौकिक उदाहरणों में होता है कि कभी कभी हम इतने किसी कार्य में खो जाते हैं जहां हम स्वयं को भूल जाते हैं। वो वास्तव में चित्त की निरुद्ध अवस्था है। योग के क्षेत्र में आप जब इसे बहुत लंबे समय तक प्राप्त कर लें तो ये फिर असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हमारा चित्त किसी भी परिस्थिति में कई बार इतना फोकस्ड हो जाता है जहां वी फॉरगेट आवरसेल्फ, जहां हम अपने को भी भूल जाते हैं। एक मिनट देखूं, शायद कोई विद्यार्थी ना ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि चित्त की ये 5 भूमियां, 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मैं ये आशा करता हूं कि योग में जो ये चित्त भूमियों का वर्णन मिलता है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इससे आपको एक चित्त भूमियों के विषय में एक स्वरूप आपके सामने आ गया है। और परीक्षा में मान लीजिए आपसे चित्त की भूमियों के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है तो आप निसंकोच लिख पाएंगे। और केवल परीक्षा की बात ही नहीं, आप योग के विद्यार्थी हैं, कल आप योग के विषय का अध्यापन करेंगे, योग पर आप विशिष्ट व्याख्यान देंगे, तो आपको ये स्थितियां एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और जो आगे इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, आचार्य योग के बताते हैं कि जो एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था है ना, इसी को योग कहा जाता है। चित्त की उससे पहले की अवस्थाएं वो तो सामान्य अवस्थाएं हैं, लेकिन योग इन्हीं 2 अवस्थाओं में सिद्ध होता है, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में। और यहां विशेष रूप से ये भी जानने योग्य है कि जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त
निरुद्ध और एकाग्र, ये जो अवस्थाएं, ये चित्त की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो एक रूप रहता है। आत्मा से तो ये चित्त चैतन्य प्राप्त करता रहता है, लेकिन इस चित्त में चित्त जो व्यवहार करता है हमारा, और सत्व रजस तमस के कारण जो सुख दुख की अनुभूति चित्त करता है, जीवात्मा अज्ञान के कारण उन सुख दुख की अनुभूतियों को अपना समझ लेता है। यही भारतीय दर्शन के अनुसार बंधन कहलाता है। जैसे चित्त में अपनी चेतना नहीं है, जीवात्मा के चैतन्य के कारण चित्त में चित्त चेतनवत व्यवहार करता है। ऐसे ही सुख दुख वास्तव में आत्मा के नहीं है, लेकिन उन सुख दुख की अनुभूतियों को आत्मा अपने साथ जोड़ लेता है। ये सांख्य कहता है कि यही आत्मा का बंधन है। इस पर बाद में हम विचार करेंगे यथा समय, लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो लक्ष्य था कि चित्त की 5 भूमियों को हम जाने, वो हमने जानी है। एक बार फिर मैं नाम आपके सामने रखता हूं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। आज हमने इन पर विचार किया है, कल हम चित्त की वृत्तियों पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सर। दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बताइए प्रियंका। जी। हम्म। नहीं, केवल विजिबल जो है ना, हमारा केवल पंच महाभूत होता है। इंद्रिय भी विजिबल नहीं होती है। भारतीय दर्शन की मान्यता के अनुसार इंद्रियां भी विजिबल नहीं है। हाँ, नहीं, वो जो है ना, जो आप देख रहे हैं ना, वो तो हमारा एक ऑर्गन है। मान लीजिएगा कि हाथ जो है ना, ये जिसे आप हस्त कह रहे हैं, ये तो एक ऑर्गन है जो पंच महाभूत ने हमें दिया। हस्त तो वास्तव में वो ताकत है जिससे ये चलता फिरता है। वो मेरे ब्रेन में कहीं है जिससे मेरा हाथ उठता है, इधर उधर जाता है। वास्तव में इंद्रिय तो वो है। आंख जो मैं आप देख रहा हूं ना, ये आंख मेरी जो गोलक है, ये तो पंच महाभूत के द्वारा दिया गया एक गोलक है। वास्तव में आंख तो इसके अंदर देखने की शक्ति है। देखने की जो शक्ति है वो आंख है। कान जो हमें देख रहे हैं, ये वास्तव में कान नहीं है। कान इसके अंदर जो सुनने की शक्ति है, और वो तो इनविजिबल है। तो जी, नहीं नहीं, आप देखें ना, जो विजिबल है, अब यदि आप सांख्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो प्रकृति से
हेलो सर। नहीं, वो दूसरे वाले पे बोल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, एक अकाउंट हो गया। स्क्रीन तो शेयर कर रखी थी, पता नहीं क्या हुआ है। हेलो सर। शायद नेटवर्क में इशू है। लेफ्ट हो चुके हैं सर।